जय हिंद। आज से हम लोग आरंभ कर रहे हैं जनजातीय विद्रोह पढ़ना। झारखंड में लगभग 18 से 20 छोटे बड़े जनजातीय विद्रोह हुए। तो जनजातीय विद्रोह में हम लोग को पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है इसमें कि जनजातीय विद्रोह होने के कारण क्या थे और इसका प्रभाव क्या रहा, इसके परिणाम क्या हुए। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन जल, जंगल और जमीन में ही सन्निहित है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जल, जंगल और जमीन जनजातियों के जीवन का आधार है। और यदि कोई कानून बनाकर उन्हें इस क्षेत्र में या इन चीज़ों से दूर किया जाए, रोक लगाया जाए, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी। वनोत्पाद, जल, जमीन इत्यादि ऐसे कई विषय हैं जिन पर कानून बनाकर आदिवासियों के स्वाभिमान को या आदिवासियों के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया। तो अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जनजातियों ने, आदिवासियों ने अनेक विद्रोह किए। 1767 से लेकर 1947 तक के बीच कोई भी ऐसा दशक नहीं हो रहा जिसमें कोई विद्रोह ना हुआ हो। ब्रिटिश की सरकार यानी अंग्रेजों के अलावा साहूकार, जमींदार, अन्य जो प्रभावी लोग थे जो शोषण कर रहे थे आदिवासियों का, महाजन, साहूकार, ये सभी का एक प्रकार से विद्रोह किया गया, विरोध किया गया, जिन्हें हम जनजातीय विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये जितने भी विद्रोह थे इन्हें आदिवासियों ने अपने रक्त से सींचा, अपने बलिदान दिए और इन्हें बहुत उग्र और व्यापक बनाने का प्रयास किया। परंतु जितने भी आंदोलन झारखंड या छोटानागपुर क्षेत्र में देखे गए उसमें कुछ ही ऐसे थे जो एक व्यापक रूप, एक विस्तारपूर्वक रूप ले पाए। तो झारखंड क्षेत्र में अंग्रेज अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहते थे। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बक्सर का युद्ध यानी 1764 के बक्सर का युद्ध हारने के बाद शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई और झारखंड क्षेत्र उस समय बिहार में शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन क्षेत्रों में अपने आधिपत्य कायम किए, अपने अधिकार बढ़ाने शुरू किए और इनमें कर वसूलना शुरू किया। झारखंड क्षेत्र पर वे विशेष नियंत्रण चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि झारखंड क्षेत्र में उनका विशेष नियंत्रण हो, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर लगातार अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया। अंग्रेजों को झारखंड क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए थोड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा, कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी
के लिए हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। मुख्य तौर पर वे अपने नए व्यापारिक मार्गों का निर्माण करना चाहते थे। झारखंड राज्य से होकर, झारखंड के क्षेत्र से होकर मराठा आक्रमण को सीमित करने के लिए भी झारखंड क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ दक्षिण बिहार के जो विद्रोही जमींदार थे, वो लोग को छोटा नागपुर क्षेत्र में अधिक सपोर्ट ना मिले, अधिक समर्थन ना मिले, इसलिए भी लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में अपना पैर पसारती चली गई। अंग्रेजों का जो पहला प्रवेश हुआ झारखंड में वो होता है 1767 में सिंहभूम के क्षेत्र में। अंग्रेजों का यह पहला प्रवेश था, सिंहभूम के क्षेत्र से होकर झारखंड में होता है। 1766 में अंग्रेजों ने आरंभ किया जंगल महाल में अपना नियंत्रण। जंगल महाल एक विशेष क्षेत्र था उस समय, जिसमें मिदनापुर, मान क्षेत्र जो है उसमें शामिल थे। और इसी दौरान ढालभूम के राजा जो घाटशिला के महल से शासन करते थे, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को नहीं स्वीकारा, अंग्रेजों की अधीनता को नहीं स्वीकारा, जिसके परिणाम स्वरूप कैप्टन फर्ग्यूसन के नेतृत्व में ढालभूम पर आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण का ढालभूम के शासक ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया और फर्ग्यूसन की सेना को काफी अधिक नुकसान पहुंचाया। परंतु फर्ग्यूसन की सेना आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, उनकी संख्या काफी अधिक थी, तो अंततः वे अधिक भारी पड़े। जब ढालभूम के शासक ने देखा कि उसकी पराजय निश्चित है, तो उसने घाटशिला के महल को खाली करके आग लगा दिया। परंतु शीघ्र ही फर्ग्यूसन ने उस किले पर अधिकार कर लिया और ढालभूम का यह शासक पकड़ा गया। ढालभूम के शासक को कैद कर लिया। अंग्रेजों ने ढालभूम के शासक को कैद कर लिया और उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को नया शासक नियुक्त किया। साथ ही जो वार्षिक कर था वो 5500 रुपये निर्धारित किया गया जगन्नाथ ढाल के लिए। परंतु शीघ्र ही जगन्नाथ ढाल ने कर देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कैप्टन मॉर्गन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल पर आक्रमण कर दिया। इस विद्रोह में जगन्नाथ ढाल के साथ स्थानीय जनता खड़ी थी, जिसने मॉर्गन की सेना का रसद मार्ग काट दिया। छापामार युद्ध से मॉर्गन की सेना को बहुत नुकसान हुआ, परंतु मॉर्गन डटा रहा और अंततः उसे सफलता मिली। उसने पुनः ढालभूम के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जगन्नाथ ढाल वहां से भाग निकला और उसके भाई, जिसने जगन्नाथ ढाल का साथ नहीं दिया था, जिसका नाम नीमू ढाल था, तो नीमू ढाल को नया शासक घोषित किया गया। मॉर्गन ने नीमू ढाल को नया शासक घोषित किया। जगन्नाथ ढाल किसानों की सहायता से वहां से बच निकला। अब ढालभूम का शासक जगन्नाथ ढाल का भाई नीमू ढाल था, परंतु नीमू ढाल एक अयोग्य शासक था। अतः स्थानीय जनता ने जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में चुआड़ और भूमिजों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार 1769 से 1774 तक
नीमू ढाल पर आक्रमण हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर आक्रमण हुए। 69 में लगभग 5000 चुआड़ों को लेकर जगन्नाथ ढाल ने ढालभूम पर आक्रमण किया, जिससे डरकर नीमू ढाल नरसिंहगढ़ के किले में जा छिपा। नरसिंहगढ़ का किला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, उसका रखरखाव और उसकी सुरक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो नीमू ढाल नरसिंहगढ़ के किले में भाग गया, परंतु पूर्ण रूप से यहाँ पर अधिकार नहीं हो पाया जगन्नाथ ढाल का। इसके बाद कैप्टन रुक, कैप्टन मैगन, लेफ्टिनेंट गुडियार वगैरह लगातार इस क्षेत्र में आते रहे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इस विद्रोह को दबाने का पूर्ण प्रयास करते रहे, परंतु यह विद्रोह व्यापक हो चुका था। भूमिज, चुआड़ और स्थानीय जनता को लेकर जगन्नाथ ढाल एक विशाल सेना तैयार कर चुका था। अंततः यहाँ पर स्थिति ऐसी बन गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यह समझ आ चुका था कि जगन्नाथ ढाल को पराजित किए बिना या इस विद्रोह को दबाए बिना इस क्षेत्र पे शासन करना या शांति बहाल करना आसान नहीं है। अनेक प्रयास किए गए इस विद्रोह को दबाने का, लेकिन जो स्थानीय जनता थी वो हमेशा जगन्नाथ ढाल के साथ खड़ी रही। स्वर्णरेखा नदी का तट का जो दूसरा भाग था, उस पर एक छत्र जगन्नाथ ढाल का अधिकार रहा। अंततः तत्कालीन सेना अध्यक्ष व्हिटली ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि जगन्नाथ ढाल को ही पुनः शासक बनाया जाए, ताकि इस क्षेत्र में पुनः शांति बहाल हो। अंततः कंपनी ने भी हार मान लिया और विवश होकर उन्होंने पुनः 1777 में जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया और एक बार फिर जगन्नाथ ढाल नए शासक के तौर पर यहाँ पर विराजमान हुआ। इस बार उसका वार्षिक कर जो था वो 4000 रुपये निर्धारित किया गया, जो 1780 में बढ़कर 4267 रुपया हो गया। तो कुल मिलाकर ये झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था और अंग्रेजों का झारखंड में यह पहला प्रवेश भी था, जिसमें जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक भीषण विद्रोह हुआ 1767 से लेकर 1777 तक। ये झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह रहा, जिसमें यहाँ के स्थानीय शासक को सफलता मिली। विवश होकर अंग्रेजों को पुनः जगन्नाथ ढाल को शासक बनाना पड़ा। ये पहला विद्रोह था जिसे हम ढालभूम विद्रोह के नाम से जानते हैं। आगे की कक्षाओं में हम अन्य विद्रोह को क्रम से पढ़ेंगे, जैसे हमें चुआर विद्रोह पढ़ना है, चेरो विद्रोह पढ़ना है, भोगता विद्रोह पढ़ना है, तमाड़ विद्रोह। तो धीरे धीरे क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उसका मैं एक संक्षेप विस्तार भी दे रहा हूँ कि 1766 में अंग्रेजों ने ढालभूम के तत्कालीन शासक पर आक्रमण किया और उसके किले पर अधिकार करके उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को शासक बनाया गया, जिसका वार्षिक कर 5500 रुपये निर्धारित किया गया। 5500 रुपये का यह वार्षिक कर देने से मना कर दिया गया जगन्नाथ ढाल के द्वारा। तो कैप्टन मॉर्गन ने आक्रमण किया और जगन्नाथ ढाल की जगह उसके भाई नीमू ढाल को शासक बनाया। स्थानीय जनता जगन्नाथ ढाल को शासक के रूप में चाहती थी, अतः स्थानीय जनता ने चुआर और भूमिजों की सहायता से लगातार विद्रोह किए। परिणाम स्वरूप यहाँ पर अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः
जगन्नाथ ढाल को पुनः शासक बनाया और उसका वार्षिक जो कर है वो 4000 रुपये यानी 4000 रुपये निर्धारित किया गया, जो 1780 में बढ़ के 4267 रुपया हो गया। ये झारखंड का पहला विद्रोह था जिसमें स्थानीय शासक को सफलता मिली और यह अंग्रेजों का झारखंड में पहला प्रवेश भी था। अगली कक्षाओं में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक चुआड़ विद्रोह। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।